नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी में 12वीं कहानी दुख के उत्तरार्ध का अध्ययन शुरू करेंगे। तो इस कहानी के पूर्वार्ध में जब हमने देखा कि हेमा के कारण दिलीप परेशान है और इसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मिंटो पार्क पहुंचता है। वहां से 9:30 बजे जब घर की ओर रवाना होते हैं तब नींबू के पेड़ के नीचे एक सफ़ेद पायजामा पहना हुआ लड़के को देखता है और उसी लड़के के पास जाकर वह रुकता है। तो हम वहां तक पहुंचे थे, अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। दिलीप ने और ध्यान से देखा, लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कायरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली हल्की मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न थी। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकोड़ों की बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थी। यहां दिलीप जब वही लड़के के पास पहुंचता है, लड़के को देखता है तो मन ही मन ये सोचता है कि ये कोई खोमचा वाला नहीं है, क्योंकि खोमचे वाला जो होता है तो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से चतुरता दिखाई पड़ती है, लेकिन इस लड़के के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़का खोमचे वाला नहीं है। और उनकी जो थाली जो है वो भी एकदम सामान्य स्तर की थाली है, मुरादाबादी थाली है, इसीलिए ये लड़का कोई खोमचा वाला नहीं है। दिलीप ने सोचा, इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर है। वह उसके पास आकर ठिठक गया। मनुष्य मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी भी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। बहुत बड़ी बात यहाँ यशपाल जी ने प्रस्तुत की है और कहा है कि भाई मनुष्य मनुष्य में भेद होता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग होता है, लेकिन मनुष्यत्व मानवता में कभी भी भेद नहीं होता, क्योंकि मानवता एक ऐसी चीज है जो कभी भी कितना ही भेद क्यों ना हो वही भेद की सारी दीवारों को लांघ जाती है। इसीलिए यहां यह कहा है कि मनुष्य मनुष्य में चाहे कितना भी भेद क्यों ना हो, लेकिन मानवता एक ऐसी चीज है जो कभी भी भेद की सब दीवारों को पार कर जाती है। इसीलिए दिलीप जब लड़के के पास जाता है तो लड़का कहता है, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने जब पूछा कि भाई सारी की सारी ढेरियां मुझे खरीदनी है तो कितने पैसों में मिलेगी? लड़के ने अपनी उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे में मिलेगी साहब आपको। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? जब लड़के ने जवाब दिया कि 8 पैसे में सारी की सारी ढेरियां मिलेगी आपको, तो दिलीप ने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, क्या कुछ कम नहीं लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी। वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, मां बिगड़ेगी। जब दिलीप ने सारी ढेरियों के दाम पूछे और यही सुनकर लड़के के चेहरे पर एक प्रकार की प्रसन्नता आ गई थी, लेकिन जब दिलीप ने यह सवाल पूछा कि क्या कम पैसे नहीं लेगा, यही बात सुनकर उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता थी वह प्रसन्नता मायूसी में बदल जाती है और वह निराश होकर लड़का दिलीप से कहता है कि अगर मैं कम पैसे लूंगा तो मां बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला,
क्या पैसे माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। जब यही बात सुनी तो दिलीप ने पूछा, क्या इस पकोड़े के पैसे क्या तू अपनी माँ को देगा? तो लड़के ने कहा, हाँ, मैं यही पैसे अपनी माँ को दूंगा। इस उत्तर से दिलीप ने कहा, अच्छा, सब दे दो। जब यही बात बच्चे के मुंह से दिलीप ने सुनी तो दिलीप को उस लड़के के प्रति दया आई और दिलीप ने कहा, ठीक है, सब पकोड़े की ढेरिया दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा लिए। दिलीप ने अपना जो रुमाल था अपने पास, वो रुमाल लड़के को दिया और लड़के को कहा, इस रुमाल में सारे पकोड़े बांध दो। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके उसके घर की क्या अवस्था होगी, यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। रुपये को देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं है। जब दिलीप ने मन ही मन ये सोचा कि इतनी रात, इतनी सर्दी में ये मजबूर होकर ये लड़का ये अपनी ये वस्तु बेचने के लिए यहाँ बैठा है, तो इस लड़के का घर कैसा होगा, ये सवाल दिलीप के मन में उत्पन्न हुआ। और यही सोचते सोचते दिलीप ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और वही रुपया वही थाली में डाला। और जैसे ही वो रुपया थाली में गया तो वही रुपये और थाली की खनखनाहट आवाज से सुनसान रात गूंज उठती है। और रुपये को जब लड़के ने देखा तो लड़के ने दिलीप से कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि छुट्टे पैसे तो देने पड़ेंगे। तो लड़के ने दिलीप के सामने देखकर कहा, साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं है। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? तो दिलीप ने कहा उस लड़के को, भाई तेरा घर कहाँ है? तेरे घर से मैं छुट्टे पैसे ले लूंगा। इसीलिए दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? पास ही गली में है, लड़के ने जवाब दिया। लड़के ने जवाब दिया कि पास ही गली में है। दिलीप मन में उसका घर देखने का कुतूहल जाग उठा। बोला, चलो, मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूंगा। जब लड़के की इस अवस्था को देखकर दिलीप के मन में ये ख्याल आया था कि लड़का इतनी रात ऐसी स्थिति में अगर ये अपनी वस्तु बेचने के लिए यहाँ बैठा है तो उस लड़के के घर की अवस्था कैसे होगी। अब वही प्रश्न दोबारा उसके दिमाग में आता है। इसीलिए दिलीप ने कहा, कोई बात नहीं, छुट्टे पैसे नहीं, तुम्हारे घर से ही मैं ले लूंगा। चलो हम साथ में ही चलते हैं, क्योंकि मुझे भी उसी जगह पर ही जाना है। क्योंकि दिलीप के मन में उस लड़के के घर को देखना था, इस घर की अवस्था को देखना था। इसीलिए दिलीप ने कहा कि चलो, मैं तुम्हारे घर से छुट्टे पैसे लेकर मैं अपने घर चला जाऊंगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। जब दिलीप ने कहा कि चलो तुम्हारे घर से मैं अपने पैसे ले लूंगा, तो बच्चे ने घबरा कर कहा दिलीप से कि साहब, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। जब लड़के के मुंह से ये बात सुनी तो दिलीप व्यथित हुआ, सिहर उठा, व्यथित हुआ, बहुत बड़ा दुख हुआ कि क्या ऐसी स्थिति में ये लड़का और लड़के का परिवार जी रहा होगा। फिर भी दिलीप ने कहा, भाई होंगे तुम्हारे घर। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल को थामे दिलीप। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? लड़के ने जवाब दिया, माँ 250 रुपया महीना लेती थी।
जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वो 200 रुपयों में सब काम कर देगी। इसीलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? जब दोनों एक दूसरे के साथ चले जा रहे हैं, दिलीप बीच बीच में लड़के का परिचय जानना चाहता है कि भाई तुम्हारा पिता क्या करता है, तुम्हारी माँ क्या करती है। ये इन सारी बातों से सवाल दिलीप जो है वो लड़के को पूछता है और वही लड़का दिलीप को अपना उत्तर देता है। और जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे दिलीप लड़के को पूछता है, क्या इतनी रात ठंड में तुम्हें ठंड नहीं लगती? जाड़ा नहीं मालूम होता? जाड़ा, जाड़ा का मतलब होता है ठंड। क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। जब दिलीप ने ये पूछा कि तुम्हें ठंड नहीं लगती, तो लड़के ने अपनी चाल को और तेज किया और उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती थी? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने लड़कियों का घर से लाने के लिए मोटर रख ली है, उसे निकाल दिया। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। संकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकर का दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों को दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। दोनों साथ में चले जा रहे थे। एक गली आती है, संकरी गली, और उसी संकरी गली के पास एक दरवाजा खुला था और उसी दरवाजे के अंदर धुंधला सा लाल प्रकाश दिखाई पड़ता था और उसी दीवार के दरवाजे से लड़का अंदर प्रवेश करता है। दिलीप ने झांक कर देखा, मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, जैसे ही प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है। धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई जैसे कि श्राद्ध में महाब्राह्मणों को दान दी जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाये से एक मेले कपड़े लटक रहे थे। एक क्षीणकाय अधेड़ उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी। तो यहां यशपाल जी ने जो कंगाली में, गरीबी में जो परिवार अपना जीवन कैसी विषम परिस्थिति में जीते हैं, इसका चित्रण इस पैराग्राफ में किया है। ये जो घर है वो उस लड़के का घर है और यही घर की अवस्था दिलीप देखना चाहता था। इसीलिए दिलीप छूटे पैसे के बहाने उस लड़के के साथ उस लड़के के घर तक आता है और यहां आकर जब इस घर की विपरीत परिस्थिति को देखता है तो दिलीप मन ही मन व्यथित होता है। इसीलिए यहां दिलीप ने ये घर की इस अवस्था को देखा, क्योंकि वो इस लड़के के घर की अवस्था देखना चाहता था और यहां जब उन्होंने देखा तो दिलीप का मन बहुत व्यथित होता है। बेटे को देखकर स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? जब लड़का अंदर गया तो लड़के की मां ने लड़के से पूछा, बेटा सौदा बिक गया? लड़के ने उत्तर दिया, हां मां, और रुपया मां के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबू को देने हैं।
जो रुपया दिलीप ने दिया था लड़के को, वही रुपया अपनी माँ के हाथों में देकर लड़के ने कहा, माँ छूटे पैसे हैं तो दो, बाबू को देना है। रुपया हाथ में ले माँ ने विस्मय से पूछा, कौन बाबू बेटा? माँ ने लड़के से पूछा, भाई कौन बाबू? बच्चे ने उत्साह से कहा, बाइसिकल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है, उसके पास छूटे पैसे नहीं थे, बाबू गली में खड़ा है। लड़के ने अपनी माँ से ये सारी बातें बताई कि वो जो बाबू है, साइकिल वाले बाबू, उन्होंने सारे पकोड़े खरीद लिए और मेरे पास छूटे नहीं थे, बाबू के पास भी छूटे पैसे नहीं थे, इसलिए मैं बाबू को अपने घर तक लाया और वो गली में बाहर खड़े हैं। घबरा कर माँ बोली, रुपये के पैसे कहाँ मिलेंगे बच्चा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटा कर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। माँ ने अपने लड़के को ये कहा कि बेटा छूटे पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, न तो घर में भी नहीं है, इसलिए ऐसा कर, ये रुपया बाबू को लौटा दो और बाबू का एड्रेस ले लो, कल तुम उनके घर से ले आना। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से, ताकि माँ सुन ले, कहा, रहने दो रुपया, कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। जब वही लड़का, माँ ने जो कहा उसी प्रकार लड़का वही रुपया दिलीप को देने के लिए आता है, तो दिलीप लड़के को कहता है कि रहने दो, फिर आऊँगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब मैं कल से यहाँ से या परसों यहाँ से गुजरूंगा तो ले लूँगा, इसीलिए तुम रुपया अपने पास रखो। सिर के कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा। लड़के की माँ जो है वो घर के अंदर है, अपने कपड़ों को ठीक करती हुई बाबू से कहती है, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, कल मैं अपने बच्चे को आपके घर भेज दूंगा, तब आप उसे दे देना, लेकिन रुपया आप अपना लेते जाइए। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, ये पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। जब माँ ने ऐसी बात कही तो दिलीप थोड़ा शर्माए, लज्जित होते हुए दिलीप ने कहा, रहने दीजिए, ये पैसे जो बाकी जो छूटे पैसे मुझे जो देने हैं ना, वही पैसे मेरी तरफ से इस बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दो, इस बच्चे के लिए रहने दो, और वही पैसों की मिठाई आप इस लड़के को खिला देना। स्त्री नहीं नहीं करती रह गई। दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। वो जो स्त्री लड़के की माँ जो थी वो नहीं नहीं करती रही, लेकिन दिलीप अंधेरे से पीछे हट गया। स्त्री के मुरझाए कुम्हलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। रुपया अपनी चादर की खूंट में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से बांह के इशारे से पानी ले उसने हाथ धो लिया और पीतल के एक बेले के नीचे से मेले अंगोचे में लिपटी रोटी निकाल बेटे का हाथ धुला उसने खाने को दे दी। हाथ धुलाकर जो बच्चे के लिए जो रोटी रखी थी वही रोटी बच्चे के हाथ में थमा दी और कहा, बेटा तू खा ले। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था, मुंह बनाकर कहा, रूखी रोटी। जब माँ ने रोटी जब बच्चे को दी अपने हाथ से, तो आज बच्चा प्रसन्न था, आनंद में था, क्योंकि आज उन्होंने अपनी पहली कमाई की है, इसीलिए कुछ अच्छे खाने की ख्वाहिश वो लड़के की थी। लेकिन हाथ में खाने के लिए मिला तो क्या मिला, सिर्फ एक रूखी रोटी। और वही रूखी रोटी को देखकर वो लड़के ने कहा, माँ ने पुचका कर कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। तब माँ ने पुचका कर अपने लड़के से कहा, बेटा
ये रूखी रोटी नहीं है, इसमें नमक डाला है। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और ऐंठ गया, सुबह भी रूखी रोटी। हाँ, रोज रोज रूखी रोटी। हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था। माँ ने गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी। देख, बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं। शाबाश। जब बच्चा रूखी रोटी खाने से मना करता है, रिझ खिंच जाता है, रुठ जाता है, तो माँ अपने लाडले को पुचकारती हुई कहती है कि मेरे राजा बेटा, सुबह मैं तुम्हें जरूर दाल खिलाऊंगी। देख, बाबू तेरे लिए रुपया दे गई है। ऐसा कहकर अपने बच्चे को मनाने का प्रयत्न करती है। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। बेटा रिझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? जब माँ की ये बात सुनकर ये जो बच्चा था, ये जो लड़का था, वो मान गया। और मानने के साथ साथ उन्होंने अपनी माँ से ये पूछा कि माँ तूने रोटी खा ली? खाली अंगोचे को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। लड़का रोना चाहता था, जिद करना चाहता था, लेकिन लड़के को भी पता है कि मेरे घर की अवस्था क्या है। इसीलिए जब माँ ने समझाया, वो समझ गया और जो रोटी माँ ने अपने बेटे के लिए रखी थी और वही रोटी जब खाने के लिए वो बच्चा जब बैठता है, तो वही बच्चा अपनी माँ को भी कहता है कि माँ तू एक रोटी तू भी खा ले। माँ ने स्नेह से पुचका कर कहा, नहीं बेटा, मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं है, तू खा। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दांतों से होठ दबा वह पीछे हट गया। दिलीप यहां से गया नहीं था, वहां ही खड़ा था, क्योंकि दिलीप को इस लड़के की घर की अवस्था को देखना था। दिलीप यहां छूटे पैसे लेने के लिए नहीं आया था। जब लड़का इतनी रात जिस सड़क के किनारे अपना सौदा बेचने के लिए बैठा है, जहां न कोई आने वाला है न कोई जाने वाला है, और लड़के का चेहरा देखा, लड़के की स्थिति देखी, और उसी स्थिति के आधार पर दिलीप ने तय किया था कि इस लड़के की घर की अवस्था कैसी होगी। इसलिए जब यहां आता है और इस लड़के की घर की अवस्था को जब देखता है, तो दिलीप एकदम व्यथित होता है। अब दिलीप के लिए यहां खड़े रहना संभव नहीं था, इसीलिए दिलीप यहां से अपने घर की ओर रवाना होता है। मकान पर आकर वह बैठा ही था। नौकर ने आदो भद्र पुरुष के नाम बताकर कहा, आए थे, बैठकर चले गए, खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, भूख नहीं। उसी समय उसे लड़के की मां का भूख नहीं कहना याद आ गया। जब दिलीप अपने घर के अंदर आया, तो वहां उनका नौकर आया और कहा कि दो भद्र पुरुष आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन आप घर पर नहीं थे, इसीलिए यहां से चले गए। अब आप खाना खाने के लिए बैठ जाओ, आपके लिए खाना तैयार है। जब नौकर के मुंह से खाने की बात जब दिलीप सुनता है, तो दिलीप आवेश में आकर, क्रोध में आकर कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। और वैसे ही उन्हें वही लड़के की माँ के वो वाक्य, वो शब्द उन्हें याद आते हैं। जब लड़का अपनी माँ को कहता है कि माँ तूने रोटी खाई, तब वो माँ अपने बच्चे के सामने कहती है कि मुझे भूख नहीं है। वही वाक्य दिलीप को याद आता है। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं? जब दिलीप ने नौकर से यह कह दिया कि मुझे भूख नहीं है, तो नौकर ने विनीत स्वर में, विनम्रता से अपने मालिक से यह पूछा कि तो थोड़ा दूध ले आऊं? दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने विद्रुपता से कहा, क्यों, भूख ना हो तो दूध पिया जाता है, दूध ऐसी फालतू चीज है? जब वो नौकर ने विनीत स्वर में
दिलीप के सामने ये बात रखी कि अगर आपको भूख नहीं है, खाना नहीं खाना है, तो मैं आपके लिए दूध ले आऊं। यही बात सुनते ही दिलीप को गुस्सा आ गया और विद्रुपता से उन्होंने कहा, क्यों? भूख न हो तो दूध पिया जाता है, क्या कोई दूध फालतू चीज है? नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींचकर कहा, जाओ जी। नौकर तो वहां चुप रहा और वही नौकर को दिलीप खींचकर वहां से कहता कि यहां से चले जाओ। मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में देखा वह दृश्य उसकी आंखों के सामने हटना न चाहता था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने यह पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूं। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा ये रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए। यहां जब दिलीप घर के अंदर बैठता है तो उसके मन से वो लड़के की घर की अवस्था का जो दृश्य है, वही दृश्य उसके मन से निकलना नहीं चाहता। वही दृश्य उसके मन पर बार बार आने लगता है। तब जाकर दिलीप का छोटा भाई एक लिफाफा लेकर आता है और दिलीप के हाथ में वो थमा कर चला जाता है और कहता है कि ये भाभी का पत्र है जो आपके लिए भेजा है। और वही दिलीप पत्र का लिफाफा खोलता है और उसमें पहला वाक्य वो पढ़ता है। तो हेमा ने पत्र के प्रारंभ में लिखा था कि मैं इस जीवन में दुखी देखने के लिए पैदा हुई हूं। बस वही वाक्य दिलीप पढ़ता है और इसके बाद वही पत्र और लिफाफे को फाड़कर फेंक देता है। और उसके बाद दिलीप के मुंह से यह निकलता है कि काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। काश तुम ये जानती कि दुख किसे कहते हैं। तुम्हारा ये रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए। तुम जिसे दुख कहती हो वो दुख नहीं है। अगर दुखमय स्थिति को देखना है तो उस बच्चे और उस बच्चे की मां की जो स्थिति है, उनके घर की जो स्थिति है, वही स्थिति को देखे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि दुख क्या है। क्योंकि तुम दुख क्या है वो नहीं जानती, और तुम जिसे दुख समझती हो वो दुख नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारा रसीला दुख है और तुम्हें यह न मिले तो तुम्हारी जिंदगी दुभर हो जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा का ये जो 12वीं कहानी है, उस कहानी को हम यहाँ पूरी करते हैं। अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में शब्दार्थ टिप्पणी को अच्छी तरह से लिख देना। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे भी यहाँ रखे हैं तो उन मुहावरों को भी लिखना। इसके बाद स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में विकल्प वाले प्रश्न है। विकल्प वाले प्रश्नों के बाद एक एक वाक्य के प्रश्न, 2-3 वाक्यों के प्रश्न और सविस्तार पूर्वक के प्रश्नों को आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। तो आज के इस वीडियो में दुख कहानी को हम पूरी करते हैं। अस्तु।